बॉल, दैट्स मीन्स फोर्स। किसको बोलिएगा? बॉल वह भौतिक कारक है जो किसी पिंड पर लगकर उसके आकार एवं आकृति में परिवर्तन ला देता है या फिर लाने की चेष्टा रखता है। बॉल, दैट्स मीन्स फोर्स की परिभाषा इस वीडियो में हम आपको बॉल, संवेग, आवेग, संवेग संरक्षण का सिद्धांत, न्यूटन तथा बॉल के लिए उसके तीनों नियमों को बतलाने जा रहे हैं। पर इससे पहले हम आपको बता रहे हैं कि आखिर फोर्स किसको बोलिएगा, बॉल किसे बोलेंगे आप, बॉल आखिर है क्या, व्हाट इज फोर्स। तो बॉल वह भौतिक कारक है जो किसी पिंड पर लग करके उसके आकार एवं आकृति में परिवर्तन ला देता है या फिर लाने की चेष्टा रखता है। एज फॉर एग्जाम्पल, ये छोटा सा मार्कर है, फोर्स इस पर अप्लाई किया और इसको हमने ओपन कर दिया, फोर्स अप्लाई किया और इसको क्लोज कर दिया। ठीक है, कि बॉल का एक छोटा सा एग्जाम्पल हो गया। बॉल लगा करके हम बड़े से बड़े कार्य को कर सकते हैं, बिना बॉल का कोई कार्य ही नहीं हो पाता है। बॉल का हमारे डेली लाइफ में बहुत सारा यूज है। तो बॉल किसको बोलिएगा? तो बॉल वह भौतिक कारक है जो किसी पिंड पर लग करके उसके आकार एवं आकृति में परिवर्तन ला देता है या फिर लाने की चेष्टा रखता है। अंडरस्टैंड? इसका डिफिनेशन हमने यहाँ पर लिख दिया। बॉल वह भौतिक कारक है जो किसी पिंड पर लग करके उसके स्थान एवं आकृति को बदल देती है या बदलने की चेष्टा करती है। याद रखिए, बॉल हमेशा एक सदिश राशि ही है, अर्थात वेक्टर क्वांटिटीज को बोलते हैं। बॉल हमेशा एक सदिश राशि है। इसका एसआई मात्रक न्यूटन होता है, जबकि सीजीएस मात्रक इसका डाइन होता है। जहां पर 1 न्यूटन बराबर 10 के पावर 5 डाइन होता है, जहां 1 डाइन बराबर 10 के पावर 5 माइनस 5 न्यूटन होता है। एसआई यूनिट जो है इसका न्यूटन, जबकि सीजीएस यूनिट होता है क्या? डाइन। जहां पर 1 न्यूटन बराबर 10 के पावर 5 डाइन होता है और जहां पर 1 डाइन बराबर 10 के पावर माइनस 5 न्यूटन होता है। ठीक है, ये कई बार आपका कंपटीशन एग्जामिनेशन में पूछता है कि बॉल का एसआई मात्रक क्या होता है? तो न्यूटन होता है। इसका सीजीएस मात्रक क्या होता है? तो डाइन होता है। 1 न्यूटन कितने डाइन के बराबर होता है? 1 न्यूटन जो है 10 के पावर 5 डाइन के बराबर होता है और 1 डाइन जो है 10 के पावर माइनस 5 न्यूटन के बराबर होता है। ये हो गया आपका बॉल। ठीक है, और इससे संबंधित इसका एसआई यूनिट, सीजीएस यूनिट और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। अंडरस्टैंड? इसके बाद आपको हम ये चलते हैं न्यूटन से संबंधित इसके नियमों को। देखिए, न्यूटन नामक एक अंग्रेज वैज्ञानिक था। इसका पुस्तक का नाम है प्रिंसिपिया। याद रखिए कि न्यूटन का पुस्तक का नाम है क्या? प्रिंसिपिया। कब लिखा था? तो 1686 या फिर 87। ठीक है, इन्होंने निम्नलिखित 3 नियम दिया है। सबसे पहले आप जानिए कि न्यूटन आखिर बॉल का एसआई मात्रक हम न्यूटन क्यों लिखते हैं। तो बॉल का खोज, इसकी परिभाषा की खोज और इससे संबंधित 3 नियम, गुरुत्वाकर्षण बल का खोज, पृथ्वी की में चुंबकीय गुण है, इसका खोज कौन किया था? न्यूटन नामक वैज्ञानिक ने किया था। कैसे? तो न्यूटन एक 5वीं या फिर 6ठी क्लास में पढ़ रहा था। ये एक अंग्रेज था, ठीक है, अर्थात ब्रिटिश देश से रिलेटेड था, अंग्रेज था। हुआ क्या, लंच हुआ था स्कूल में, लंच का माहौल था और सारे स्टूडेंट लंच के बहाने स्कूल गार्डन में खेलने के लिए आते हैं। उसके बाद होता क्या है? तो होता ये है कि गर्मी का माहौल था। अचानक न्यूटन के पैरों पर आकर के एक सेव गिरता है। जैसे ही सेव उसके पैरों के पास आकर के गिरता है कि न्यूटन तो बेचारा पूरी तरह से फीदा हो जाता है उस सेव पर ही कि आखिर ये सेव ऊपर क्यों नहीं गिरा गया। पेड़ की टहनियों से गिरा, टूटा, तो फिर ऊपर क्यों नहीं गया? ऊपर भी तो जा सकता था, पर नीचे ही क्यों आया?
न्यूटन की ये बात लगातार उसके माइंड में घूमने लगा, खुद से ही क्वेश्चन पूछने लगा। उसके आसपास बहुत सारे सहपाठी थे, क्लासमेट्स थे, सबसे यही क्वेश्चन, सेम प्रोसेस पूछा सेम टाइम, पर किसी ने उसके क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया। हर किसी ने बताया, अरे यार तू पागल है क्या, सेव गिरा तुम्हारे पास गिरा है, खाने के बजाय तुम सेव कैसे गिरा, कहाँ से गिरा, क्यों गिरा, ये सब क्वेश्चन पूछ रहा है। और कोई तेरे पास कोई काम नहीं है क्या? चल तेरे को क्वेश्चन पूछना था, जा किसी और से अपने टीचर से पूछना, हमें खाने दे सेव। सबने आपस में मिल बांट करके क्या किया, खा लिया सेव। न्यूटन ने क्या किया कि इस सेव का क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन जा करके अपने टीचर से पूछता है क्लास में जब हाथ उठा करके अपने टीचर से पूछता है कि सर हम आज एक विचित्र सी घटना देखे। टीचर ने बोला, अच्छा ऐसा क्या देख लिया तुमने? तो वो विचित्र घटना ये थी सर कि आखिर लंच में हम सभी लोग बैठे थे सफारी। टीचर ने कहा ठीक है। अचानक एक सेब पेड़ की टहनियों से टूट करके और मेरे पैरों पर गिर गया। टीचर ने कहा तो फिर तुमने क्या किया? उठाकर खा लिया होगा। न्यूटन ने कहा कि सर यहाँ पर एक क्वेश्चन रिलीज होता है कि अगर सेब पेड़ की टहनियों से टूट गया तो फिर नीचे क्यों आया? ये ऊपर भी तो जा सकता था। अब यहाँ से टीचर का माइंड ही पूरी तरह से डगमगा गया। इसके क्वेश्चन का आंसर टीचर नहीं दे पाया। और जब टीचर आपके क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाता है ना, तो कोई ना कोई बहाना बना करके आपको बैठा देता है, कहता तू पागल है। पूरे सरेआम स्टूडेंट्स के सामने न्यूटन को कहता है कि तू पागल है क्या? सेब गिर गया, उसको उठा करके खाने के बजाय तुम बोल रहे कि ऊपर क्यों नहीं गया, नीचे क्यों आया, इधर क्यों गया, उधर क्यों गया? पागल कहेंगे। बैठ, ये सब फालतू का क्वेश्चन है, 2 रुपए वाला क्वेश्चन है। इस तरह का बात करके उसका हंसी में डाल दिया और न्यूटन को बैठा दिया। अधिकतर टीचर को जब क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है तो करता क्या है, इसी तरह से बच्चे को बेवकूफ, पागल वगैरह कह करके और बैठा देता है, ताकि उन पर इस तरह का इल्जाम न लगे, उनकी बच्चों को ऐसा ना लगे कि उसे समझ में नहीं आ रहा है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप साफ साफ बोल सकते हो कि मुझे ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि समुद्र में कितनी भी नदियां आकर के मिलती है, उसमें बाढ़ नहीं आता है कभी भी, ठीक है? तो वही बात है, शिक्षा का कोई अंत नहीं है। हर साइंटिस्ट कोई ना कोई नया चीज खोज ही देता है। ये कोई जरूरी नहीं कि आप जो जानते हो हम भी जान रहे हो, और हम जो जानते हैं वो आप जाने। आप प्रयास कर सकते हो उससे बेटर बनने का, पर किसी और से मुकाबला करने का आखिर उसमें ऐसे क्या खासियत है? टीचर ने उसको बैठा दिया। बेचारा न्यूटन अपने घर गया, दिन रात सोचने लगा। सोचते सोचते मैट्रिक का एग्जाम पास कर लिया, इंटर का एग्जाम पास कर लिया। तब उसने खोज किया कि पृथ्वी में चुंबकीय गुण है, किसी भी वस्तु को अपने केंद्र की तरफ क्या करती है, आकर्षित करती है। और यही कारण था कि सेब जो है नीचे गिरा, ऊपर नहीं गया, पृथ्वी बल के कारण, ठीक है? तो उस न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के शास्त्रीय नियम और नियतांक को अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया नामक बुक में लिखा। इस बुक का नाम प्रिंसिपिया रखा गया। प्रिंसिपिया 1686 या फिर 87 में न्यूटन ने इसको क्या किया, प्रकाशित किया, पब्लिश किया। इसमें निम्नलिखित 3 नियमों को इसने क्या किया, हमें दिया जानकारी के लिए। पहला नियम जिसमें से आपका ये है कि न्यूटन का पहला नियम हमें ये कहता है कि कोई भी वस्तु अपनी प्रारंभिक अवस्था को तब तक बनाए रखती है अथवा बनाए रखने का प्रयत्न करती है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल असंतुलित कार्य न करे। याद रखिए, न्यूटन का पहला नियम हमें यह बतलाता है कि दुनिया का कोई भी पिंड अथवा वस्तु हो अपनी प्रारंभिक अवस्था को तब तक बनाए रखना चाहती है या फिर बनाए रखने का प्रयत्न करती है जब तक कि उस पर कोई बाह्य असंतुलित बल कार्य न करे। एज फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप बस में यात्रा कर रहे होते हो या फिर ट्रेन में बैठे हुए रहते हो,
तो जब आप बस अथवा ट्रेन में बैठे हुए रहते हो तो बस ट्रेन तो गतिशील है और उसमें आप बैठे हो तो आपका बॉडी भी मूविंग कंडीशन में है, मोशन में ही है। पर जैसे ही अचानक ड्राइवर ब्रेक लगाता है, होता क्या है कि आपकी बॉडी आगे की तरफ जाकर के झुकती है, चाहे आप ट्रेन में हो या फिर बस में हो। तो ऐसा क्यों होता है? कभी आपने ऐसा फील किया है क्या? अधिकतर टाइम आपने ऐसा फील किया होगा जब आप यात्रा किए होंगे तब। अरे यार कभी बस ट्रेन में बैठोगे तब तो पता चलेगा, ठीक है। अधिकतर आपने फील किया होगा, पर क्या ऐसा क्वेश्चन आपके माइंड में कभी रिलीज नहीं हुआ? यही तो है न्यूटन का पहला नियम। न्यूटन का पहला नियम कहता है कि ब्रह्मांड का कोई भी पिंड हो अपनी प्रारंभिक अवस्था को तब तक बनाए रखता चाहती है या फिर बनाए रखने का प्रयत्न करती है जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल कार्य नहीं करता है, ठीक है। इसे ही हम न्यूटन का पहला नियम कहते हैं। और न्यूटन के पहला नियम से ही बल का परिभाषा निकलता है या फिर जड़त्व का नियम, इसे ही कहते हैं। इनर्शिया किसको बोलेंगे? जड़त्व। तो जड़त्व किसी पिंड अथवा वस्तु का वह गुण है जो उसको प्रारंभिक अवस्था को बनाए रखता है। अगर स्थिर में कोई वस्तु है तो स्थिर अवस्था में ही रहना चाहती है, अगर कोई वस्तु गतिशील अवस्था में रहती है तो गति में ही रहना पसंद करती है। और यही तो है आपका जड़त्व अर्थात इनर्शिया, ठीक है। तो न्यूटन का पहला नियम ये है। पहला नियम से और भी एग्जाम्पल है। एज फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप चलते हुए ट्रेन या फिर बस से नीचे उतरोगे ना, तो होता क्या कि आगे जाकर के लुढ़क जाओगे, लुढ़क करके गिर जाओगे। या फिर ट्रेन से चलते ट्रेन से आप नीचे उतरते हो तो ट्रेन के नीचे भी जा सकते हो, आपकी मौत भी हो सकती है, ठीक है। आप उतर सकते हो चलती ट्रेन अथवा बस से। उसके लिए एक नियम क्या है कि जैसे ही आप उतरो कुछ दूर रनिंग करो 2-4 डेग, क्योंकि आपका बॉडी वजह से ही बस में था तो वो मूविंग कंडीशन में था, मोशन में था, और अचानक आपका पैर रुक जाएगा तो आपका बॉडी आगे की तरफ झुकेगा ना, आप गिर जाओगे, लुढ़क जाओगे, ठीक है। ये न्यूटन का पहला नियम है। न्यूटन का दूसरा नियम जो है आपका, हमें यह बतलाता है कि किसी भी पिंड पर आरोपित बल संवेग परिवर्तन की दिशा के बराबर होता है। किसी भी पिंड पर आरोपित बल उस पिंड के संवेग परिवर्तन के दर के बराबर होता है। अर्थात आरोपित बल F बराबर डेल्टा P। याद रखें, यह है न्यूटन का दूसरा नियम कि किसी पिंड पर आरोपित बल इम्प्लाइड फोर्स जो है चेंजिंग ड्यू टू क्या? मोमेंटम। किसी पिंड पर आरोपित बल उस पिंड के संवेग परिवर्तन के दर के बराबर होता है, ठीक है। और संवेग किसको कहेंगे बतलाते हैं इसी चैप्टर में, अगले भाग। न्यूटन का तीसरा नियम कहता है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर किंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है। एज फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप एक बॉल लो और बॉल को दीवार पर फेंको, कुछ दूरी के बाद जैसे दीवार से बॉल टकराती है पुनः हमारे हाथों में आकर गिरती है। ये है आपका न्यूटन का तीसरा नियम। और इसी तीनों नियमों पर पूरा ब्रह्मांड कार्य कर रहा है। न्यूटन का पहला नियम कि कोई भी वस्तु अपनी प्रारंभिक अवस्था को तब तक बनाए रखती है अथवा बनाए रखने का प्रयत्न करती है जब तक उस पर कोई बाहरी असंतुलित बल कार्य नहीं करता है। न्यूटन का दूसरा नियम कहता है कि किसी पिंड पर आरोपित बल संवेग परिवर्तन की दर के बराबर होता है और पिंड की दिशा आरोपित बल की दिशा में होती है। जबकि न्यूटन का तीसरा नियम हमें कहता है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर किंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। यह है आपका न्यूटन का 3 नियम। और यह है आपका न्यूटन का पहला, दूसरा और तीसरा नियम, जो कि आपका पहला नियम है कि प्रत्येक पिंड अपनी अथवा वस्तु अपने प्रारंभिक अवस्था को तब तक बनाए रखती है अथवा बनाए रखने का प्रयत्न करती है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल असंतुलित कार्य न करे। जबकि दूसरा बल न्यूटन तथा गति के दूसरा नियम यह है कि किसी पिंड पर आरोपित बल संवेग परिवर्तन के दर के बराबर होता है तथा पिंड की दिशा आरोपित बल की दिशा में होता है। जबकि तीसरा नियम आपका है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर किंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, ठीक है। ये तो रहा आपका न्यूटन के गति का नियम। इससे रिलेटेड आपका संवेग अर्थात मोमेंटम किसको बोलेंगे? तो किसी पिंड का द्रव्यमान तथा वेग के सदिशीय गुणनफल को हम संवेग बोलते हैं। याद रखें, किसी पिंड का द्रव्यमान और उसके वेग के सदिशीय गुणनफल को हम बोलते हैं क्या? संवेग।
यह एक सदिश राशि है। SI यूनिट किलोग्राम मीटर सेकेंड इनवर्स या न्यूटन सेकेंड होता है, जबकि इसका डायमेंशन ml/t इनवर्स होता है। याद रखिए कि संवेग और आवेग दोनों का SI यूनिट और डायमेंशन सेम होता है। ठीक है, संवेग किसको बोलेंगे तो किसी पिंड का द्रव्यमान और वेग के सदिश गुणनफल को हम संवेग बोलेंगे। इसका SI यूनिट किलोग्राम मीटर सेकेंड इनवर्स, जबकि डायमेंशन जो है आपका ml/t इनवर्स और ये आपका SI यूनिट है। इसका एक और SI यूनिट न्यूटन सेकेंड होता है, न्यूटन इंटू सेकेंड। ठीक है, यह एक सदिश राशि, इसको हम लोग कैपिटल P से इंडिकेट करते हैं, जहाँ P डेल्टा P बराबर एक, या फिर इसको हम लिख सकते हैं कि डेल्टा P बराबर m क्रॉस v। ठीक है, यह एक सदिश राशि है। जबकि आवेग अर्थात इम्पल्स किसको बोलेंगे, किसी पिंड पर आरोपित अत्यंत अल्प समय के लिए जो बल आरोपित होता है ना, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, आवेग अर्थात इम्पल्स। किसी पिंड पर आरोपित बल, और इसको सीधे सीधे हम बोल सकते हैं कि किसी पिंड पर आरोपित बल और समय अंतराल के सदिश गुणनफल को हम लोग आवेग बोलते हैं। यह एक सदिश राशि है, जबकि SI यूनिट न्यूटन सेकेंड या फिर किलोग्राम मीटर सेकेंड इनवर्स होता है, जबकि इसका डायमेंशन वही होता है ml/t इनवर्स। ठीक है, तो आवेग किसको बोलेंगे तो किसी पिंड पर अत्यंत अल्प समय के लिए जो बल आरोपित होता है, तो आरोपित बल और समय अंतराल के सदिश गुणनफल को हम लोग आवेग अर्थात इम्पल्स बोलते हैं। यह एक सदिश राशि है। SI यूनिट न्यूटन सेकेंड या फिर किलोग्राम मीटर सेकेंड इनवर्स होता है, जबकि इसका डायमेंशन ml/t इनवर्स होता है। इसको हम लोग I से सूचित करते हैं, जहाँ पर इम्पल्स I बराबर F क्रॉस T से, इसका यूज हम लोग न्यूमेरिकल बनाते समय करते हैं। इम्पल्स I बराबर F क्रॉस T, अर्थात किसी पिंड का आवेग जो है किस अत्यंत अल्प समय के लिए उस पर आरोपित बल और समय अंतराल ये सदिशी गुणनफल का बराबर होता है। इसका यूज हमारे डेली लाइफ में होता है कि जब हम ढेले से पत्थर को जब पत्थर से आम लटके हुए को मारते हैं, तो आम पर जैसे ही ढेला लगता है तो आम टूट जाता है, जबकि टहनी ज्यों का त्यों रहता है, वो नहीं टूटता है। या फिर अगला एग्जांपल ये हो सकता है कि अगर आपका घर का बेडशीट वगैरह चादर वगैरह गंदा हो जाए कुछ, तो उसको आप उठा करके और अच्छे से झाड़ देते हैं, तो धूल कण गिर जाता है, बेडशीट कुछ या फिर चादर कुछ साफ दिखने लगता है। ऐसा इसलिए होता है जैसे ही आप उसको झाड़ते हो तो धूल कण ज्यों का त्यों स्थिर अवस्था में ही रहता है, जबकि बेडशीट गतिशील अवस्था में रहता है। ठीक है, या फिर इसका और एग्जाम्पल हो सकता है कि जब कोई प्लेयर बॉल को कैच करता है तो अपने हाथों को पीछे की तरफ खींचता है ताकि उसे चोट कम लगे। इसका और एग्जाम्पल हो सकता है कि कोई भी व्यक्ति पक्का पर कूदता है ऊपर से नीचे की तरफ, तो उससे बहुत अधिक चोट लगता है, जबकि कच्चे या फिर कीचड़ में कूदता है तो उसे कम चोट लगता है, क्योंकि समय अंतराल बढ़ जाता है, दूरी बढ़ जाता है, उसे कम चोट लगता है। यही कारण है कि गेंद को कैच करते हुए प्लेयर क्या करते हैं, अपने हाथों को पीछे की तरफ खींचता है ताकि उसे चोट कम लगे। तो ये है आपका आवेग का दैनिक जीवन में यूज और इसकी परिभाषा तथा विन्यास सूत्र।